बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर है उसके लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली अपलोड है विद द एक्सरसाइज। अगर आप अभी तक आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर अभी तक कवर नहीं है सो यू कैन विजिट माय चैनल। यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे मियाँ अकेडमी सर्च करें, फर्स्ट पे आपको चैनल मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट में जाएँ और आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फोर्थ चैप्टर को। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैं उसके फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर को इस तरह से आपको स्टार्ट करवाऊँगी क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के ओपोजिट हैं, यानी एक दूसरे के बिल्कुल बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन जो है ना एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये तलब वाला चैप्टर और रसद वाला चैप्टर जो है 5 है। सो इस तरह से मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पहले जो है मैं फोर्थ लेक्चर जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, फर्स्ट लेक्चर, फिर फोर्थ चैप्टर का, और फिर 5 चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, यानी एक दूसरे को ऑपोजिट है। पहले इसका एक लेक्चर फिर उसका एक लेक्चर, इस तरह जो है मैं आपके साथ जो है लेक्चर इसके शेयर करती जाऊँगी। स्टार्ट करते हैं इसके चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट लेक्चर को। इसमें क्या है, ये आप मार्क कर लें कि ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये भी और फिफ्थ चैप्टर भी बिल्कुल सेम है, इनमें से कोई ना कोई एक लॉन्ग जो है वो ज़रूर आता ही आता है, ठीक है। इसे मार्क करें, इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं अपने इसको फर्स्ट टॉपिक को। देखते हैं तलब का मफ़हूम। ये चैप्टर जो नाम ही तलब है, इसकी डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या आप करेंगे, तलब की जो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो भी आपने डेफिनेशन लिखनी है। अगर कानून तलब आता है तो लेकिन उसकी जवाब अलग है, सॉरी। आगे जो है कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपने सबसे पहले तलब का जो है डेफिनेशन लिखनी होती है। सो इसे आपने बिल्कुल ठीक तरह से याद करना है, अच्छी तरह से याद करना है। समझे क्या होता है। अब जैसे हम किसी चीज़ को, जैसे दुकानदार के पास जाएँ तो हम कोई चीज़ उससे तलब करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, हम किसी चीज़ को, यानी पेंसिल उसे कहते हैं कि यानी एक हमें पेंसिल चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास यानी इरादा भी है उस चीज़ को ख़रीदने का और उसके लिए पैसे भी हैं, ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं, पेंसिल ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं और इरादा भी है यानी ख्वाहिश भी है, ठीक है। तलब का मतलब क्या होता है कि एक इंसान के पास ख्वाहिश भी हो उसके लिए और कुव्वते ख़रीद के लिए, यानी कुव्वते ख़रीद के लिए पैसे भी हों, यानी इस्तिताअत भी रखता हो उसकी, ठीक है। इसकी बहुत ही ज़्यादा डेफिनेशंस यहाँ पे बताई हुई हैं। ये पूरा पेज जो है वो पेज नंबर 72 जो है, बिल्कुल जो है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पे 4 से 5 डेफिनेशन बताई हुई हैं। जो आपको इजी लगती है आपने वो कर लेनी है। कम से कम आपने 2 डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है, तलब की डेफिनेशन अगर आपको आ जाए, ठीक है। तलब से मुराद आम इस्तिलाह में तलब को आरज़ू या ख्वाहिश के मानों में लिया जाता है। आम अगर इकनॉमिक्स के अलावा हम तलब को देखें तो हमारे यही होगा कि ख्वाहिश को कहते हैं तलब, लेकिन माशियात में तलब से मुराद, ये आम इस्तिलाह में तलब को सिर्फ ख्वाहिश ही कहते हैं, लेकिन जो माशियात में यानी इकनॉमिक्स में हम क्या कहेंगे, महज आरज़ू ही नहीं बल्कि उसके लिए पैसे भी हों। तलब से मुराद, ये एक डेफिनेशन आपकी होगी, ठीक है, इसे मार्क कर लें। तलब से मुराद इंसान की ऐसी ख्वाहिश जिसकी तकमील के लिए, यानी जिसको पूरा करने के लिए ख्वाहिश करने वाले के पास जो है वो कुव्वते ख़रीद यानी रुपया पैसा भी मौजूद हो, वरना किसी शय को हासिल करने की आरज़ू या ख्वाहिश तलब नहीं बन सकती, वो सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर हर शख्स के पास कार ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं होती, यानी उसकी जो है वो पैसे नहीं होते और वो कार ख़रीदने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है, लेकिन वो क्या है, ये जो ख्वाहिश उसकी होती है वो तलब तो नहीं ना बनती, ठीक है। जब तक इसके पास कुव्वते ख़रीद यानी रुपया पैसा ना होगा, वो जो है वो तलब बिल्कुल भी नहीं, तलब में कन्वर्ट नहीं हो सकी, उसे हम सिर्फ ख्वाहिश ही कहेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको डेफिनेशन आ जाए तलब की, उसके साथ आपने ज़रूर 2 शराइत लिखनी है। ये इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट है, ये अलग भी आ जाता है कि तलब की 2 जो शराइत हैं उनका कौन सी 2 शराइत का मौजूद होना ज़रूरी है। इसका एक क्या है, शय को हासिल करने का इरादा और आमादगी, ठीक है, और शय को हासिल करने की इस्तिताअत यानी कुव्वते ख़रीद रुपया पैसा, ठीक है। अब देखें इसके मफ़हूम को समझें तो ये आपने यहाँ से लेके ये वाला पैराग्राफ, ये 3 पॉइंट्स बन रहे हैं, इसको आपने जो है वो गौर से पढ़ना है। ऊपर आपने डेफिनेशन एक यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, तलब से मुराद, और दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे है, तलब किसी शय की वो मकदार जो एक सारिफ ख़ास कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार होता है, ठीक है। एक ये होगी डेफिनेशन, दूसरी यहाँ पे तलब से मुराद किसी शय की वो मकदार जिसे सार्फिन ने ख़ास अरसा में ख़ास कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं। ये भी ईजी डेफिनेशन ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपने याद रखना है कि तलब और कीमत में क्या है, उल्ट या मकूस रिश्ता है।
ये आगे हम जाके कानून तलब पढ़ेंगे और कानून रसद पढ़ेंगे, उसमें आपको ये ब्रीफली समझ आ जाएगी। जैसे मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि चीनी है, चीनी की कीमत पहले 100 रुपये थी तो हम 1 किलो ख़रीदते थे। अब वही चीनी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपये किलो हो गई है। सो इसकी जो है हम कीमत को उसको तलब को बढ़ा के हम क्या कर देंगे, 2 किलो कर देंगे चीनी को, यानी ख़रीदना 2 किलो चीनी शुरू कर देंगे। सो ये क्या होगी, तलब और कीमत में मकूस रिश्ता है। ये आप तकसीरी तफ़ाइल और तकलीली तफ़ाइल वाला अगर आपने यानी चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर लिया हो ना, आई थिंक सो ये सेकंड लेक्चर था 3rd चैप्टर का। सो अगर आपने वो लिया, उसमें मैंने भी आपके साथ जब ब्रीफली डिस्कस किया था यानी मकूस और उल्टा रिश्ता किस तरह है तलब और कीमत में, और उसमें रसद और कीमत में तकसीरी और तकलीली, ये वाला टॉपिक आपका कवर होगा। उसमें मैंने आपके साथ ये ब्रीफली डिस्कस किया था। आगे इसकी एग्ज़ाम है, ठीक है, पेज नंबर 73 पे ये उसकी तलब की एग्ज़ाम देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलग अलग आ जाती हैं, डिफरेंस में भी नहीं आती, वैसे भी नहीं आती, लॉन्ग क्वेश्चन में भी नहीं आएंगी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके जो वो आ सकती हैं। सो इसे देखें तो तलब की एग्ज़ाम में मखूज़ तलब, यानी अब देखें बाज़ अशिया की तलब दीगर अशिया की तलब से मखूज़ होती है। मखूज़ से आपने देख लेना है कि एक दूसरे से मुंसलिक होना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर अशिया और खिदमात की मांग में इजाफ़ा होता है तो आमलीन पैदाइश, यानी मसलन आमलीन पैदाइश आपके साथ बहुत ही ज़्यादा वर्ड आगे जाके यूज़ होगा। ये चैप्टर नंबर आई थिंक सो 12B इसी टॉपिक पे है। आमलीन पैदाइश किसे कहते हैं, मेहनत, सरमाया, ज़मीन और तंजीम। नाजिम भी यहाँ पे कई जगहों पे लिखा होगा और कई जगह पे लिखा होगा तंजीम। ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, ठीक है। इसकी तलब भी बढ़ जाती है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सीमेंट वगैरह की जो ईंटों वगैरह की बढ़ती है, मांग ज़्यादा हो जाती है सीमेंट, बिजली वगैरह की। सो क्या होगा कि मेहनत यानी मज़दूरों की भी जो है मांग ज़्यादा हो जाएगी, सरमाए की यानी रुपये पैसे की भी जो है वो, यानी सरमाया जो हम लोन लेते हैं, सूद वगैरह लेते हैं, सो उसकी भी जो है वो सरमाया यहाँ पे इसको रुपये पैसे को भी कह रहे हैं, उसकी भी मांग जो है ज़्यादा हो जाएगी। ज़मीन यानी जगह की भी, और नाजिम यानी तंजीमों की भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तलब, ठीक है। सो इसको आपने देख लेना। इससे ज़ाहिर होता है कि आमलीन पैदाइश की तलब जो है वो अशिया खिदमात की तलब से मखूज़ होती है, यानी जैसे जैसे अशिया खिदमात की मांग जो है इजाफ़ा होगा, इसी तरह आमलीन पैदाइश की भी जो है वो उसमें इजाफ़ा होगा। आगे देखिए तकमीली तलब। तकमीली तलब यानी किसी एक चीज़ को, अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए साथ में दूसरी किसी चीज़ का भी जो वो तलब की ज़रूरत हो। सो देखते हैं जब किसी एक शय का इस्तेमाल दूसरी शय की दस्तयाबी पर मुनहसर हो, जैसे बैटर बॉल हो गया, पेन और पेज हो गया, ठीक है। सो देखें दूसरी शय की दस्तयाबी पर मुनहसर हो, उसे क्या कहेंगे हम, तकमीली तलब। मिसाल के तौर पर क्रिकेट बैट के लिए बॉल की दस्तयाबी तकमीली तलब कहलाएगी, यानी बॉल होगा तो बैट भी होगा और बैट होगा तो बॉल ज़रूर होगा, ठीक है। इस तरह कलम के लिए दवात यानी लिखने के लिए इंक की तो ज़रूरत होगी, कार के लिए पेट्रोल वगैरह, ये क्या है, सारी तकमीली तलब है। आगे देखें मरकब तलब। सो यहाँ पे देखें जिन अशिया का इस्तेमाल एक से ज़्यादा हो तो उनकी तलब क्या कहलाती है, अब मरकब तलब कहलाती है। मसलन ये अब आपने क्या करना है, ये 1.5 लाइन का अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए मरकब तलब से क्या मुराद है, सो आपने ये करना है कि पहले ये इस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन यहाँ पे देखें आपने इस तरह से डबल मार्कर से इस तरह से लिखना है, फिर यहाँ पे कोट्स बनाने हैं, डबल कोट्स बना के यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद हेडिंग देनी है। उस ऊपर तो आपने उसकी हेडिंग दे दी मरकब तलब की, बाद में नीचे लिखना है मिसालें, फिर आपने पॉइंट्स बना के जो है ये चारों एग्जांपल्स लिखनी है, ठीक है। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, तकरीबन आधे पेज का हो जाएगा। सो यहाँ पे हो गया मरकब तलब। आगे देखें नेमुल बदल अशिया की तलब। बाज़ अशिया की तलब जो है नेमुल बदल से पूरी की जा सकती है। मसलन पानी यानी प्यास लगी हो तो हम क्या पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोई शरबत पी सकते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं। सो ये क्या हो गया, नेमुल बदल अशिया की तलब, ये आपने देख लेना, ठीक है। आगे कानून तलब। कानून तलब से पढ़ने से पहले आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ, ये इस चैप्टर का सबसे अहम तरीन क्वेश्चन है कानून तलब, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग, ठीक है। और ये आपने मार्क कर लेना है कि ये मार्शल ने पेश किया था, ये वाला कानून मार्शल ने पेश किया था, ठीक है। कानून तलब दिगर अशिया की, ये आपने ऊपर से इसको स्किप करना है, बस ये याद रखना है कीमत और तलब में क्या है, माकूस रिश्ता यानी उल्ट रिश्ता है, मुखालिफ रिश्ता, ठीक है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, तलब कम हो जाएगी। अब तलब का तो आपको समझ आ गया होगा टॉपिक।
अब ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। यहाँ पे देखें तो ये नहीं आपने करनी कीमत और तलब के इस बाहमी रिश्ते को मकूस रिश्ता पाया जाता है और इस बाहमी रिश्ते को कानूनी तलब कहते हैं। ये आपने डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं करनी, बल्कि ये जो हाईलाइट करके उन्होंने लिखी हुई है ये आपने देखनी है। बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए यानी उन्होंने मफरूज़ात जो है वो, अगर आपने मेरे पहले 3 चैप्टर्स के लेक्चर लिए हैं सो आपको मफरूज़ात का तो समझ आ गया होगा कि मफरूज़ात होते क्या हैं। यानी कुछ हालात को हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं मफरूज़ात। बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए ये यानी मफरूज़ात इन्होंने लेट किए हुए हैं, ठीक है। किसी शय की कीमत में इजाफा से उस शय की तलब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कम हो जाती है। और कीमत में कमी से क्या होती है, तलब बढ़ जाती है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी चीनी की, ठीक है। सो ये क्या अब कानूनी तलब की डेफिनेशन है। आगे देखें तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, प्रोफेसर फर्गूसन के मुताबिक उन्होंने कानूनी तलब की डेफिनेशन बताई हुई है। किसी शय की कीमत और तलब में क्या होता है, मकूस रिश्ता पाया जाता है। यानी तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के उल्ट होती है, ठीक है। यानी कीमत तलब में क्या होगी, चेंज होगा, तो कीमत में तब्दीली होगी, वो भी कैसे, उल्ट होगी। यानी एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी कम और दूसरी बढ़ी तो पहली कम, ठीक है। बशर्ते ये कि लोगों की आमदनी और मुतबादिल अशिया की कीमतें ना बदली हैं। उन्होंने मफरूज़ात जो है लेट किए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं। सो ये जो है वो आपने क्या करना है, गोशवारा बना लेना है। तकसीरी तफ़ाइल और तकलीली तफ़ाइल वाला अगर आपने टॉपिक पर है तो आपको ये जो है वो गोशवारा ईज़िली समझ आ जाएगा कि हमने चीनी को लिया ऑर्डर, क्या लिया, मकदार तलब, ठीक है। यानी हमने 25 रुपये में 2 किलो चीनी ली है, ठीक है। और 20 रुपये में यानी चीनी की कीमत कम हुई है तो हमने क्या किया, तलब को बढ़ा दिया, यानी 4 किलो उसकी जगह हो गई, ठीक है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी यानी सॉरी जैसे जैसे कीमत कम होगी वैसे वैसे क्या होगी, तलब बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने ज़रूरी नहीं है यही वाली जो है वो आप वैल्यूज़ लिखें, पुट करें। आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन उसी के मुताबिक जो है आपने इनमें से चेंज करते जाना है, बढ़ाते जाना है, ठीक है। उसी के मुताबिक फिर आपने करना है, अदरवाइज़ आप ये लिख लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो ब्रीफली उन्होंने बताया ये आप अपनी वर्डिंग में लिखिएगा। यहाँ से बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते ये कि अगर आपकी जो है वो उसकी आपकी क्रिएटिविटी जो है वो दुरुस्त हो, यानी आप लिखने में जो आपने लिखा है वो बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। आगे ये उन्होंने बताया हुआ है खत तलब। अगर आपने तकसीरी तफ़ाइल और तकलीली तफ़ाइल वाला लिया तो ये आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि हमने वही वाली वैल्यूज़ जो हैं इस पर पुट की हैं। और ये डी कर्व है। अगर हम कानून रसद का यही वाला बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये SS कर्व होती है, यानी सप्लाई रसद वाला जो है वो कर्व, और ये होता है DD यानी तलब वाला, ठीक है। DD यानी इसको यहाँ पे कह रहे हैं डिमांड और SS को कह रहे हैं सप्लाई, ठीक है। ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, ठीक है। सो ये हमें क्या मिल गया, खत तलब। आगे इसकी जो है वो इसकी डायग्राम की वजाहत ये आपने अपनी वर्डिंग में करनी है, पॉइंट्स बना बना के करनी है। हमने Y एक्सिस लिया, X एक्सिस लिया, उस पर वैल्यूज़ पुट की एटसेट्रा, जो भी आपने लिखना हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया मंडी या इज्तिमाई तलब का गोशवारा से। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मंडी की तलब का आपने डेफिनेशन कर लेनी है, इससे क्या मुराद है, शय की वो कुल मिकदार है जो मुख्तलिफ सार्फिन अशिया की मुख्तलिफ कीमतों पर ख़रीदते हैं, ठीक है। ये आपने इतनी डेफिनेशन कर लेनी है। ये आगे वाली भी डेफिनेशन है। सो ये 2 लाइनें आपने याद कर लेनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे उन्होंने क्या बनाए हुए हैं, कॉलम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। कितने ज़्यादा, ये आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी कॉलम बना सकते हैं, लेकिन यह है कि 2 से ज़्यादा ही हों क्योंकि इज्तिमाई तलब है यहाँ पे। और उन्हीं वैल्यूज़ को हमने क्या किया, इस पर पुट कर दिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं एवरेज स्टूडेंट्स। और आगे इन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे देखें तो ये खत तलब का झुकाव मनफी होने की वजूहत, यानी ये होता है मनफी झुकाव। ये क्या होता है, ये मनफी झुकाव होता है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है और आ रहा होता है। ये खत तलब का होता है। और खत रसद का क्या होता है, मस्बत झुकाव होता है, यानी ठीक है पॉजिटिवली स्लोप होती है। अब इसके मनफी होने की झुकाव की वजूहत क्या है, कीमत का असर है, इस्तबदाली असर है और नए ख़रीदारों की शिरकत है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। आपने क्या करना है, खत तलब के बना के बताना है और बाद में ये तीनों की हेडिंग्स लिख देनी है। उसके अलावा इसे पढ़िएगा, कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में। आगे देखें तो यहाँ पे मफरूज़ात बताए हुए हैं और मुस्तस्नियात बताई हुई हैं। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, फिर अगले लेक्चर में जो है वो हम ये ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसे, तलब में तब्दीलियाँ वगैरह और अगले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मफरूज़ात। सो कानूनी तलब सिर्फ उसी सूरत में लागू होगा जब दीगर हालात बदस्तूर होंगे, यानी हमने डेफिनेशन में किया था दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए, ठीक है। सो ये हम इसे क्या कहते हैं, मफरूज़ात।
उन्होंने कौन कौन से जो है वो लिए हुए हैं, लट किए हुए हैं, देखते हैं। सार्फिन की आमदनी यानी सारिफ की आमदनी ना बढ़ेगी ना कम होगी, फिर जो है वो कानून तलब सही लागू होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स को आपने इग्नोर करना है। ये स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये स्वाद यहाँ से ले लिया इन तमाम पॉइंट्स को याद करने के लिए। मीम ये आगे आप हेडिंग्स देखें तो इनके पहले पहले वर्ड लेके और उसके जो है वो अपनी ईज़ के लिए ना उन्होंने वर्ड्स बना लेते हैं, कोई ना वर्ड बना लेते हैं। सो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, इसे आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। अब देखें सार्फिन की तलब ना अब ये बढ़ेगी ना कम होगी, इसे पढ़िएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आती पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब पसंद और फैशन यानी फ़ैशन भी नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे रंगदार बालों का फ़ैशन आ जाए तो उसकी तलब बढ़ जाएगी, लेकिन उस अगर ना हो ट्रेंड में सो ये क्या उसकी तलब कम हो जाएगी। सो ये भी नहीं बदलना चाहिए, पसंद और फैशन। आगे आबादी में इजाफा, ये भी जो है बिल्कुल सेम टू सेम रहे, ठीक है। आबादी भी ना बढ़े ना कम हो, ठीक है। हालांकि उन अशिया की देखिए शरह अफजाइश में आबादी में तब्दीली से क्या होता है, बाज़ अशिया की तरफ कम व बेश होती रहती है, यानी ज़्यादा होती रहती है या कम होती रहती है। सो ये आपने इसे पढ़ लेना है। आगे मुतबादिल अशिया की कीमतें, मुस्तकबिल में शय की कीमत, सारिफ की ज़हनी कैफियत। अगर आपको इनकी समझ नहीं आती सो अगले लेक्चर्स में क्योंकि अगला चैप्टर भी अभी हमने पढ़ना है ना, उसमें भी मफरूज़ात और मुस्तस्नियात हैं। सो अगर आपको इस तरह से खुद पढ़ने से समझ नहीं आती कमेंट कीजिएगा, अगले लेक्चर में मैं आपके साथ इसको भी ब्रीफली जो है वो डिस्कस कर दिया करूँगी, ठीक है। अब आगे देखें मुस्तस्नियात, ऐसी सूरतें जिन पे जो है कानून लागू नहीं होता, सो वो क्या कहलाती हैं, मुस्तस्नियात यानी लिमिटेशंस। मुस्तस्नियात का दूसरा वर्ड जो है वो क्या होगा, हदबनियाँ, ठीक है। अब ये हदबनियाँ दर्ज आला यानी अब ये 4 बताई हुई हैं उन्होंने, घटिया अशिया, कीमती अशिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और लाइलमी। यानी अब घटिया अशिया ये यहाँ पे डेफिनेशन भी आ जाती है, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट है घटिया अशिया की डेफिनेशन। सो ये यहाँ पे कोई भी उन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी हुई, इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखें डेफिनेशन लिखी हुई है, ऐसी अशिया जिनकी कीमत कम होने पर तलब भी कम हो जाए। अगर आपको नीट नज़र आ रहा हो, ऐसी अशिया जिनकी कीमत कम होने पर तलब भी कम हो जाए, वो क्या कहलाती हैं, घटिया अशिया। सो देखें कानूनी तलब का इतलाक़ घटिया अशिया पर नहीं होता। अब देखें गंदम के मुकाबले में ज्वार, ताज़ा फलों के मुकाबले में गले सरे फल, यानी अब देखें यानी मसलन ये देखें गले सरे फलों की जो है वो तलब ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू ताज़ा फल। सो इनकी तलब कम होती है, इनकी तलब जो है वो ताज़ा फलों की वो ज़्यादा होती है। सो इन तमाम अशिया की कीमतों में कमी के बावजूद इनकी तलब पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी अगर इसकी गले सरे फलों की कीमत कम भी हो जाए तो भी इन पे जो है वो तलब जो है वो कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। आगे कीमती अशिया, इस यानी कुछ लोग जो है वो ट्रेंड के लिए, फ़ैशन के लिए, अपनी दौलत के दिखावे के लिए क्या करते हैं, अशिया ख़रीदते हैं। सो ऐसे हालत में भी जो है वो कीमती अशिया पर जो है वो उसका कानूनी तलब का इतलाक़ नहीं होगा, चाहे वो जितनी भी महंगी हो जाए। जिन लोगों ने ख़रीदनी है उन्होंने ख़रीदनी है, ठीक है ना, दौलत के दिखावे के लिए, यानी अपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदने की जो हवस रखते हैं। अगर देखिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो बाज़ औक़ात ज़ख़ीरा अंदोज़ी या वक्ती किल्लत की वजह से आम अशिया मंडी में दस्तयाब नहीं होती, यानी कुछ लोग जो है होर्डिंग कर लेते हैं, यानी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि जब कीमत ज़्यादा होगी उस वक्त ज़्यादा बेचेंगे। सो इस हालत में भी जो है इतलाक़ नहीं होता कानून का। ला इल्मी, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है। बाज़ औक़ात महज़ ला इल्मी के बाइस लोग ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा अशिया ख़रीद लेते हैं, यानी उन्हें पता नहीं होता कि अभी कीमत इसकी ज़्यादा है। सो ये यहाँ पे हो गई मुस्तस्नियात कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम करेंगे तलब में तब्दीलियाँ। बहुत ही मज़े का चैप्टर है, जितना आप इजी समझेंगे उतना ही ईजी आपको लगेगा। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगला लेक्चर जो है वो रसद के जो है कानून रसद वगैरह के टॉपिक के लिहाज से जो है मैं आपके साथ अपलोड करूँगी। फ़िलहाल ये तलब की तब्दीलियाँ जो है वो भी नहीं शेयर करूँगी, ये आपके साथ शेयर कर रही हूँगी अगले लेक्चर में ये रसद वाला चैप्टर, उसके अलावा यहाँ पे कानून रसद वाला ये टॉपिक शेयर करूँगी। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है।